जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऊष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ा था। क्या? तो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, और थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम लोगों ने फिर पढ़ा था ठोस में प्रसार, यानी कि एक्सपेंशन इन सॉलिड। फिर एक्सपेंशन इन सॉलिड में जो पढ़ा था क्या, तो 3 तरीके का हम लोग गुणांक के बारे में पढ़ा था। एक पढ़ा था रेखीय प्रसार। फिर रेखीय प्रसार का हम लोगों ने संबंध किस में देखा था, तो रेखीय प्रसार गुणांक में देखा था। फिर दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में, और क्षेत्र प्रसार के बारे में पढ़ा था, और उसका रिलेशन देखा था क्षेत्र प्रसार गुणांक से। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो आयतन प्रसार के बारे में, और ये आयतन प्रसार का रिलेशन किससे देखा था, तो आयतन प्रसार गुणांक से देखा था, तो जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी एक छड़ लेते हैं, छड़ लेकर, यानी कि अगर कोई लंबा वाला वस्तु है, जब उसको गर्म करते हैं, यानी कि उसका तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से जब हम लोग बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि उसका क्षेत्रफल में तो वृद्धि होता है, लेकिन क्षेत्रफल में जितना वृद्धि होता है ना, उससे ज़्यादा वृद्धि किस में हो जाता है, तो उसका लंबाई में हो जाता है। अब ये जो 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाने पर उस छड़ का ताप यानी कि लंबाई में कितना वृद्धि होगा, तो उसमें एकांक वृद्धि होगा। अब ये एकांक क्या होता है, तो एकांक का मीनिंग सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझ लें, जैसे 1 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो एकांक लंबाई का। जैसे मान के चलिए कोई रस्सी है अगर आपके पास में, उसका 1 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास में एकांक लंबाई का रस्सी है। दैट्स क्लियर। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में, कि रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसका मात्रक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे, जो कि पहले वीडियो में हम लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया था, इसलिए उसमें ये सब टॉपिक हमने छोड़ दिया था, जिसको कि इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में। तो इसका मात्रक का अगर हम बात करें, मात्रक क्या होता है, तो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं इसका सिंबल का अगर बात करें तो वो अल्फा होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये अल्फा होता है क्या, तो अल्फा को ऐसे भी लिखा जाता है। तो जहाँ पर भी अल्फा लिखा हुआ हो और थर्मल एक्सपेंशन का बात हो रहा हो, तो हम लोग तुरंत ही समझ जाएंगे कि किसका बात हो रहा है, तो रेखीय प्रसार गुणांक का बात हो रहा है। और ये रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है, रेखीय प्रसार गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए क्या है, लंबाई में वृद्धि। तो देखिए क्या है कि जब हम लोग छड़ लिए थे, तो छड़ का तापमान को जब हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाए थे, तो क्या हुआ था, उसका लंबाई में परिवर्तन हुआ था ना, एक मतलब लंबाई बढ़ा था, कितना बढ़ा था, तो वो एकांक लंबाई से बढ़ा था। तो वही क्या है यहाँ पर, लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई, मतलब वो जो छड़ था गर्म करने से पहले उसका जो मूल लंबाई था, मतलब जितना उसका लंबाई पहले था बढ़ने से पहले, तो वो लंबाई हो गया क्या, मूल लंबाई। अब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, समय में भी तो परिवर्तन हो रहा है। अब उसका जो तापमान है 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए कुछ तो समय लगा होगा, तो उसको हम लोग जो इंडिकेट करते हैं डेल्टा टी से इंडिकेट करते हैं। तो इसको जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे देखिए, लंबाई में वृद्धि को या लंबाई में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एल से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो डेल्टा एल, अब बाई एल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा एल है, हम लोग जान गए हैं कि लंबाई में वृद्धि को दिखा रहा है। वही जो यहीं ये जो एल है, ये क्या चीज़ को दिखा रहा है, तो मूल लंबाई है। देखिए यहाँ पर डेल्टा नहीं लगाया गया है ना, क्योंकि लंबाई में यहाँ पर चेंज नहीं प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये एल जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो मूल लंबाई को, और डेल्टा टी, तो यहाँ पर भी डेल्टा टी है। अब जैसे यहाँ पर हम छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं, जैसे कि देखिए ये छड़ है, ये क्या है, तो छड़ है, मान के चलते हैं ये रड है। इसका तापमान को क्या किया, तो 1 डिग्री सी से बढ़ा दिया। 1 डिग्री सी से इसका टेम्परेचर को बढ़ा देने के बाद इसका यहाँ पर इतना क्या हो जाता है, एकांक वृद्धि हो जाता है। पहले था ये एल लंबाई का, अब जो हो गया यहाँ पर जो ये वृद्धि हुआ इतना, तो ये इसको ले लिया डेल्टा एल, तो यही वृद्धि होता है। तो ये था हमारा क्या, रेखीय प्रसार गुणांक। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि रेखीय प्रसार गुणांक में क्या होता है, एकांक लंबाई में वृद्धि होता है, इसको ध्यान रखनी है। अब दूसरा जो हम लोग देखते हैं
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में। तो क्षेत्र प्रसार गुणांक में क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल में भी कितना का वृद्धि होगा, तो एकांक का वृद्धि होगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग आयतन प्रसार गुणांक के बारे में। तो फिर वहाँ पर वही सिंपल सी बात होगी क्या, तो वहाँ पर भी एकांक आयतन में परिवर्तन होगा, यानी कि एकांक आयतन में वृद्धि होगा, क्योंकि वहाँ पर भी क्या कर रहे हैं हम लोग, गर्म ही कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से। रेखीय प्रसार गुणांक का तो हम लोगों ने देख लिया सैंबल क्या होता है। अब देखेंगे क्षेत्र प्रसार गुणांक का सैंबल क्या होता है। फिर से देखेंगे क्या कि आयतन प्रसार गुणांक का सैंबल क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं क्षेत्र प्रसार गुणांक। क्षेत्र प्रसार गुणांक का जो सैंबल होता है वो क्या होता है, तो बीटा होता है। अब क्षेत्र प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा ए क्या है, जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ये जो डेल्टा क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन हो तो उसको ये प्रदर्शित करता है। तो अब क्या किया, जब हम लोगों ने गर्म किया इसको, कोई भी आयताकार वस्तु है, जैसे मान के चलिए ये कोई आयताकार वस्तु है, ये कोई आयताकार वस्तु है, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि इसका लंबाई में भी परिवर्तन होगा और चौड़ाई में भी परिवर्तन होगा। इस कारण से क्या हो जाएगा, इसका एरिया में भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, तो क्षेत्रीय प्रसार बोलते हैं। क्या, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में अब हम लोग देख रहे हैं। किसके बारे में, तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसका कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे ये डेल्टा ए क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है, फिर ये क्या चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, डेल्टा टी क्या चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब फिर हम लोग आयतन प्रसार गुणांक का देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है। सिंपल सी बात है, गामा होगा इसका गुणांक। तो ये जो आयतन प्रसार गुणांक होता है इसको हम लोग गामा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, गामा होता है। उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर बीटा की जगह क्या होगा, तो गामा होगा। तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो ये था हमारा क्या, तो रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है। फिर क्षेत्र प्रसार गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है। फिर आयतन प्रसार गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इन तीनों में रिलेशन, किसमें, तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में हम लोग संबंध देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि जो रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्र प्रसार गुणांक का अगर हम लोग तुलना करें तो क्या होता है, क्षेत्र प्रसार गुणांक 2 गुना होता है। किसका 2 गुना होता है, तो रेखीय प्रसार गुणांक का क्या होता है, तो 2 गुना होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का बात करें तो आयतन प्रसार गुणांक 3 गुना होता है, यानी कि 3 टाइम्स मोर होता है। किससे, तो लीनियर एक्सपेंशन से। तो आइए देखते हैं उसका रिलेशन के बारे में, ये रिलेशन क्या होता है। तो ये है हमारा अल्फ़ा, बीटा और गामा के बिटवीन में रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है बीटा बाय 2 इक्वल टू गामा बाय 3। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाय 2, ये लिख सकते हैं। तो अब जब हम लोग क्या करेंगे, बीटा को इधर रहने देंगे और 2 को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है हम लोगों को कि बीटा का जो है, बीटा जो होता है 2 टाइम्स मोर होता है किससे, तो अल्फ़ा से। कहने का मतलब यहाँ पर वही बात हो गई क्या, कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्र प्रसार गुणांक में अगर हम लोग बात करें तो ये जो क्षेत्र प्रसार गुणांक होता है ये 2 गुना ज़्यादा होता है। किससे, तो रेखीय प्रसार गुणांक से 2 गुना ज़्यादा होता है। उसी तरीके से अब हम लोग देख लीजिए, अब यहाँ पर लिख सकते हैं ना, ये अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा बाई 3। अब गामा को यहाँ पर रहने देंगे, इसको इधर लेके चले आएंगे, 3 अल्फ़ा बाई गामा। तो यहाँ पर ये भी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि गामा में जो प्रसार गुणांक है, यानी कि गामा में जो प्रसार है, या बोलें आयतन में जो प्रसार है
वो क्या है 3 टाइम्स मोर है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा होता है। किसमें? गामा में। तो किससे? रेखीय प्रसार से। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका रिलेशन को भी देख लिया। अब अगर इन तीनों का अनुपात के बारे में बात करें तो इन तीनों का देखिए क्या अनुपात होता है। अल्फा, बीटा और गामा में अनुपात देखेंगे हम लोग। तो ये होता है अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा का जो रेशियो होता है 1:2:3, ये होता है इसका अल्फा बीटा और गामा का रेशियो। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए ये वाला जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, तो इसमें आईएएस में जो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है इस तरीके का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ये जो P और Q है, क्या तो ये P और Q ये दो चीज़ क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है P और Q दो अलग अलग द्रव है। क्या है? दो अलग अलग लिक्विड है। तो इस ग्राफ को देख के क्या मतलब ये ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि क्वेश्चन में 3 ऑप्शन देता है, तो यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन देता है, मैं यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ये ग्राफ को लेकर देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में क्या है, तापमान है, यहाँ पर समय है, क्या है, तापमान है, यहाँ पर समय है। इस ग्राफ में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। ये यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा और जाएगा सीधा ऐसे, यहाँ पर ये हो जाएगा तब P, ये हो जाएगा तब यहाँ पर P। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसे मिलना चाहिए, मान के चलिए यहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में ये तापमान हो गया, ये समय है। तो इस ग्राफ में क्या है, ये P और Q दो अलग अलग द्रव है। क्या है? दो अलग अलग द्रव है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है देख लीजिए क्या हो सकता है कि तापमान प्रक्रिया में द्रव P द्रव Q की तुलना में सदा उष्णतर रहा। उष्णतर मतलब गर्म रहा। दूसरा जो ऑप्शन है P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री C पर तेजी से पहुंच जाता है। किसका? तो P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री C पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंच जाता है। या तीसरा ऑप्शन Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा तेजी से पहुंचा। अब इन तीनों ऑप्शन में क्या हो सकता है, आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या हो सकता है। इस ग्राफ को देखिए ध्यान से, तो खुद ब खुद इस ग्राफ को देखते ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आईएएस का प्री में पूछा गया है 1995 में। तो देखिए क्या है, यहाँ पर जब हम लोग इस ग्राफ को अच्छे तरीके से देखेंगे तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको ज़्यादा समय लगा है या P को, ये जो P वाला द्रव है इसको यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा समय लगेगा। देख लीजिए समय यहाँ पर क्या है, इधर क्या है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये मान के चलिए ये कहाँ पहुँच गया, देखिए ये है ना, ये इतना ही समय में पहुँच गया। Q वाला जो द्रव है 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना ही समय में पहुँच गया ना। लेकिन P को पहुँचने में कितना समय लगा, देखिए इससे ज़्यादा समय लग रहा है ना। तो पहले कौन पहुँचा 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि पहले कौन गर्म हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कौन पहुँचा 100 डिग्री सेल्सियस के ताप पर, तो सबसे पहले पहुंचा ये Q वाला द्रव पहुंचा ना। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों? क्योंकि Q का ताप यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल वे में कि Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो देखिए ये जो ऊष्मीय प्रसार है इससे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप ले लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं इसी से संबंधित। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आईएएस में ही पूछा गया है। ये 1999 में पूछा गया है, यानी कि 1999 में आईएएस का प्री में पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि दो धातु की पट्टी है, दोनों अलग अलग धातु की बनी हुई है। दिया हुआ कि दो धातु A और B एक साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। देख लीजिए यहाँ पर मजबूती से जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि गर्म करने पर A ज़्यादा फैलता है। अगर गर्म करेंगे ना तो यहाँ पर ये जो दो धातु है, इस दो धातु में से अगर एक धातु को अलग कर लें, A को अलग कर लें, B को अलग कर लें, और दोनों को एक ही तापमान से अगर हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो बोलता है कि ये A वाला ज़्यादा फैलेगा और ये B वाला कम फैलेगा।
तो जब इन दोनों को जोड़ कर रखा जाए तो और इसको फिर गर्म किया जाए, मतलब दोनों को मजबूती से जोड़ दिया जाए, अब फिर से क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो क्या होगा, वो ऐसा रूप लेगा या ऐसा रूप लेगा या ऐसा रूप लेगा या ऐसा रूप लेगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर जिसका रेखीय प्रसार गुणांक ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा क्या होगा, अगर दोनों को जोड़ कर रखा जाएगा तो वहाँ पर वो उत्तल की भांति क्या हो जाएगा, तो घूम जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर उत्तल वाला फिगर टाइप में कौन बन रहा है, तो ये टाइप में बन रहा है ना, तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था क्या, कि अगर दो धातु को दोनों का क्या हो, रेखीय प्रसार गुणांक अलग अलग हो और दोनों को ऐसे चिपका देने पर और फिर दोनों को जब गर्म करेंगे ना, तो ऊपर वाला अगर ज़्यादा फैलता है, यानी कि इसका रेखीय प्रसार गुणांक ज़्यादा है और ये ज़्यादा फैलता है, तो देखिए क्या होगा, ये तो फैलेगा नहीं, ये तो फैलना चाहेगा। अब ये क्या होगा, ये उसको बराबर क्या करेगा, उधर धक्का मारेगा, तो ये किस तरीके का ले लेगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा इधर हो जाएगा, ये इधर भी टेढ़ा हो जाएगा, मतलब ये इस तरीके का फिगर बना लेगा, मतलब उत्तल टाइप का एक फिगर बना लेगा। तो जिसमें कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ये IAS का प्री में भी पूछा गया है, ये वाला ही। अब जैसे कि देखिए हम लोगों ने उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल देखा था, जिसका कि सीधे डायरेक्ट रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जैसे कि 2 रेलवे का पटरी है तो दोनों के बीच में खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर 2 पोल है, दोनों पोल के बीच में तार लगाया हुआ है बिजली का, तो कुछ उसे ढीला क्यों छोड़ दिया जाता है। तो ये भी उसमें प्रसार का ही क्वेश्चन है कि जैसे देखिए अगर ये 2 बिजली का तार है, दोनों के बीच में 2 बिजली का खंभा है और दोनों के बीच में एक तार लगा दिया गया है और वो तार क्या है, थोड़ा ढीला है। अब जब देखिए ढीला इसलिए छोड़ा जाता है कि जब ठंडा होगा, मतलब ठंडा का समय आएगा, तो उस समय में क्या होगा, वो जो तार होगा ना, उसका एनर्जी उस लूज होगा, मतलब उस तार के अंदर में जो मतलब जिस परमाणु से मिलकर बना होगा, उस परमाणु का एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो जैसे ही परमाणु का एनर्जी रिलीज होगा तो सारा परमाणु क्या होगा, एक दूसरे के साथ में सट के रहना चाहेगा। जब अंदर का परमाणु ही सटना चाहेगा, मतलब सिकुड़ना चाहेगा, तो तार भी क्या होगा, सिकुड़ेगा और धीरे धीरे वो तार क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। अगर उसको टाइट से ही लगाया जाएगा पोल में, तो वो तो ठंडी के समय में और ना ज़्यादा टाइट हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, तार टूट सकता है। लेकिन गर्मी के समय में कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ज़्यादा झूल जाता है। तो आगे वाले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, द्रव में असामान्य प्रसार। और अधिकांश क्वेश्चन जो पूछा जाता है द्रव में असामान्य प्रसार से ही पूछा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर द्रव 0 डिग्री और 4 डिग्री के बिटवीन में रहे तो उसमें एक्सपेंशन नहीं होता है, मतलब फैलता नहीं है, बल्कि उसमें क्या होता है, सिकुड़ाव होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद।